हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? पंकज जी कह रहे हैं सर हॉलीडे कब होगी दिवाली की। तो हमारी कैरवेल की पूरी टीम ने डिसाइड किया है कि 10 तारीख से आपकी हॉलीडे होंगी और 10 से 15 तक आपकी लगातार छुट्टियां होंगी। अब आपको क्या टेंशन ही नहीं है। आपका पेपर तो भैया अब जो है 7 महीने बाद होने हैं। एसएससी के या और किसी एग्जाम के पेपर ठीक 7 महीने बाद होंगे। जून से पेपर होना शुरू होंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक पेपर चलेंगे। प्री की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगले साल अटक गया है स्टार्टिंग में चुनाव, और चुनाव में कोई परीक्षाएं नहीं होती हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। आज से हम ये अपना सेंट्रोइड खत्म कर देंगे आज। ठीक है जी, चलिए। हमारा एक आखिरी कंसेप्ट रह गया था, वो कंसेप्ट मैं आपको और बताता हूं। हमारा एक आखिरी कंसेप्ट रह गया था, वो और देख लीजिएगा मेरे दोस्तों। चलिए, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, हैं? ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों, ए बी सी। ठीक है ना? और इसमें एंगल सी 90 डिग्री का है, कोण सी आपका 90 डिग्री का है। ठीक है ना? चलिए, अब देखो, साइड एसी का मिड पॉइंट डी है, साइड एसी का मध्य बिंदु डी है, और साइड बीसी का मिड पॉइंट ई है। साइड बीसी का मिड पॉइंट ई है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। इसका मतलब डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC and BC respectively. D and E are midpoints of AC and BC respectively. गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आदमी को बहुत लंबे टाइम का पेशेंस चाहिए, बहुत लंबा समय लगता है। ये बकवास की बात है 6 महीने में नौकरी ले ली और ये हो गया वो हो गया। जनरली तैयारी शुरू करने से लेकर नौकरी की जॉइनिंग तक एक आदमी को अमूमन सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करने से नौकरी लेने तक कम से कम एक आदमी को 2.5 साल का समय लगता है। 2.5 साल का। जब से लड़का तैयारी करना शुरू करता है और जब उसकी पहली तनख्वाह आनी शुरू होती है, आप कोई भी सरकारी एग्जाम ले लो, वट एवर इट इज, इंडिया में कम से कम 2.5 वर्ष का समय लगता है, कम से कम। है पूजा? ठीक है। लेकिन हमारे देश की जनता क्या है कि इन 2.5 साल तक पेशेंस ही नहीं रख पाती है। आप खुद ही सोचो ना, अगर आप अपने खुद का बिजनेस भी शुरू करोगे और बिजनेस पैसा कमा के देगा तो उसमें भी आपको कम से कम 4 साल का तो समय लगेगा ही ना। एक बिजनेस को फायदेमंद बनाने के लिए 4 साल का समय लगता है। ना तो आदमी में 4 साल का पेशेंस है, ना ही 2.5 साल का पेशेंस है। इसलिए हमारे देश की जनता बहुत ही ज्यादा बेरोजगार है, वो पढ़ ही नहीं पाते। आकाश पूरा पढ़ना है शुरू से ले आखिर तक, मेहनत नहीं करना चाहते लोग, बस रिजल्ट पाना चाहते। रिजल्ट नहीं मिलता बेटा, ऐसे नहीं मिलता रिजल्ट। चलिए देखो, कल मैंने एक कंसेप्ट समझाया था, आज उसके आगे की कहानी है। कल मैंने क्या बोला था कि डी एंड ई आर एनी पॉइंट्स। अगर त्रिभुज एबीसी की लेग्स, ये लेग्स हैं एसी बीसी, लेग्स एसी पर कोई भी दो पॉइंट डी और ई है, तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट सिखाया था? मैंने आपको कंसेप्ट ये सिखाया था, याद है किसी को? याद है? बीडी स्क्वायर एई स्क्वायर, डी, यहां इसको डी ले लेते हैं, इसको ई ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं मेरे दोस्तों, इसको ई ले लेते हैं। एडी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बराबर राइट साइड में ए बी का स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे भाई ये जो लेंथ है डीई,
बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते यार, आप लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते, तनक सी भी कोई मेहनत आप में से कोई करता हो, प्लस डीई का स्क्वायर। कल मैंने आपको यह कंसेप्ट पढ़ाया था और मैंने आपको इस कंसेप्ट को प्रूफ भी करवाया था, इस कंसेप्ट को, ठीक है ना। क्या बोला था मैंने कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजाओं पर कोई भी दो पॉइंट, यहां तो मैंने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट को भूल जाओ, अगर समकोण त्रिभुज की लेग्स पर कहीं भी दो पॉइंट डी और ई लिए जाएं, एनी टू पॉइंट हो, कोई भी दो पॉइंट लिए जाएं, कोई भी दो पॉइंट कहीं भी, तो एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कहीं भी दो पॉइंट हो। लेकिन अगर डी और ई मिड पॉइंट हैं, अगर डी और ई एसी और बीसी के मिड पॉइंट्स हैं, तो यह बात तो सत्य होगी मिड पॉइंट्स हैं। तो आपको यह भी जानना है मेरे प्यारे भाई कि हमने आपको पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल और आधा होती है। ये जो डी है ये साइड बीसी का मिड पॉइंट है, ई जो वो साइड एसी का मध्य बिंदु है, तो ये जो लाइन डीई होगी ये ए बी के पैरेलल होगी और लंबाई में आधा होगी, यानी कि डीई की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, वो क्या होगी, वो हाइपोटेनस ए बी का आधा होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, डीई की जो लंबाई होगी हाइपोटेनस ए बी का आधा होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दो, आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि थ्योरम के बाद की थ्योरम है, थ्योरम का एक्सटेंशन है ये, एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर, डी कितना ए बी बटे दो, डी का मान है ए बी बटे दो, तो ए बी बटे दो का स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे 4। अगर डी और ई मेरे दोस्तों साइड एसी और बीसी के मिड पॉइंट है, यानी कि एडी और बीई क्या है, लेग्स की मीडियन है, एडी और बीई हाइपोटेनस के लेग्स की माध्यिकाएं हैं, ठीक है जी। आप बोलोगे हां सर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे 4, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बराबर, एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर बटे 4 जोड़ेंगे तो 5 ए बी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ये 5 ए बी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर 5 ए बी स्क्वायर बटे 4, क्लियर है, 4 की यहां गुणा होगी तो 4 1 5 हो जाएगा, ये बटे 4 इधर से निकल जाएगा तो इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई बाय 4। तो कंसेप्ट आ गया, मन आत्मा में दिमाग में इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से बिठा लीजिए, पूरी तरीके से, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लेग्स की मीडियन के स्क्वायर का सम का 4 गुणे, एडी बीई क्या है, व्हाट इज एडी और बी, ये समकोण त्रिभुज की लेग्स की माध्यिकाएं हैं, ये समकोण त्रिभुज की लेग्स की मीडियन है, समकोण त्रिभुज के लेग्स की माध्यिकाएं हैं, लेग्स की मीडियन है एडी और बीई। तो लेग्स की मीडियन के स्क्वायर के सम का 4 गुना हाइपोटेनस के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में लेग्स की मीडियन डी और ई मिड पॉइंट है, एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 4 गुना हाइपोटेनस के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होगा, ठीक है भाई। रिकी कह रहे हैं इतने सारे कंसेप्ट कैसे याद रखें, जैसे बाकी बालक याद रखते हैं। अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप में काबिलियत नहीं है। जिस बालक को याद है सरकार उसको नौकरी देगी। सरकार क्यों ले आपको जब आप ज्योमेट्री के 2-4 गिने चुने कंसेप्ट याद नहीं रख सकते, बताओ, सिंपल सी बात है। दुनिया भी तो गणित के कंसेप्ट याद रखती है, मैं भी तो याद रखता हूं, आप क्यों नहीं करते? आप एक्चुअली याद करना ही नहीं चाहते। आपने आज तक कोई याद किया ही नहीं फॉर्मूला, आपने ना आज तक कोई फॉर्मूला याद किया है ना उसको कभी करने की कोशिश की है। केवल आपने उस पर यह सोचा है कि यह याद कैसे होगा। बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार सवाल करो, बार बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा। सोचो मत, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, हो जाएगा अपने आप। नहीं, लेकिन आपको विचार करना है कैसे होगा, कैसे होगा। मैं कह रहा हूं करते रहो, होगा। सुनते ही नहीं आप हमारी बात।
यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लेग्स के मीडियन के स्क्वायर के सम का 4 गुना, लेग्स के मीडियन के स्क्वायर के सम का 4 गुना हाइपोटीनस के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होता है। लेग्स की मीडियन के स्क्वायर के सम का 4 गुना हाइपोटीनस के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में सवाल आता है, आपको कोई भी 2 वैल्यू दे देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। भाई अगर मैं ए बी का स्क्वायर को उधर ले आऊं, मैंने देखो ये कंसेप्ट जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ाऊंगा तो ये आगे भी आएगा, आगे भी आएगा दोस्तों, भूल मत जाना तब तक, आगे की बात है बेटा, कल यहां तक नहीं पढ़ाया था। एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर को नीचे ले आएंगे। बेटा तुम घर से बिल्कुल रिवीजन नहीं करके आते हो, तुम घर से बिल्कुल रिवीजन नहीं करके आते हो। 4 उधर चला जाएगा, 5/4। तुम लोगों में पेशेंस ही नहीं है किसी चीज का, आप लोगों में किसी चीज का कोई पेशेंस ही नहीं है कि चुपचाप बैठ के पढ़ते रहो डेली। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल है? थ्योरेटिकल सवाल, क्वेश्चन ही थ्योरी आपसे पूछी गई है, मतलब आपको ऐसे बोल देगा। आपसे सवाल कैसे पूछता है, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री है। साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, साइड एसी का मध्य बिंदु ई है। तो बताओ एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर क्या? ये दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा, एक 1, एक 5/4, एक 3/2 और एक 4/5। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो भैया कैसे करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, कई बार आ चुका है पेपर में, कई बार। तो ये ए बी स्क्वायर जब इधर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5/4। तो याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी पूछा गया है, सवाल नहीं केवल फॉर्मूला भी पूछा गया है। ठीक है जी, ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बराबर 5/4। ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी, कोई तकलीफ? चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया? अब इस पर बेस सवाल, फिर मैं आपको अगला कंसेप्ट। ये ज्योमेट्री की टोटल 15 शीट हैं, 15 शीट, 15 में से 10 शीट खत्म हो चुकी हैं, अब 11वीं शीट करेंगे हम। चलिए अगला सवाल, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, एक ही सवाल करवाऊंगा, ऐसा भूल मत जाना इस पे। आगे जब हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे तो दोबारा से ये चीज आएगी, वहां प्रूफ नहीं बताऊंगा, केवल फॉर्मूला आपको रिवाइज करवाऊंगा मैं। एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाई 7 और 4√6 है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी है? देखो यहां पे तो नाम भी नहीं दिया गया है, फिर भी सवाल बन गया। बहुत बढ़िया सवाल है, जो भी कंसेप्ट समझा है वही है। जैसे भी आपके सामने एक समकोण त्रिभुज हो गया इस तरीके से एबीसी, जैसे स्टूडेंट आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज हो गया एबीसी। बोला है एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाई, तो भाई ये न्यून कोण होते हैं तो 90 डिग्री हो गया। ए और बी एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल से जो माध्यिका खींचते हैं, एक्यूट एंगल से जो माध्यिका खींचते हैं बीई और एडी, ये एक्यूट एंगल से हमने माध्यिका खींची, इनकी लंबाई आपको दी है मेरे दोस्तों 7 और 4√6। हाइपोटीनस की लंबाई पूछे तो क्या कंसेप्ट सिखाया बच्चों? अभी मैंने अभी सिखाया कि भाई लेग्स के मीडियन के स्क्वायर के सम का 4 गुना, 4 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है बच्चों हाइपोटीनस के स्क्वायर का 5 गुना। अब आपको केवल यहां पे वैल्यू रखनी है, न्यून कोण से माध्यिकाओं की लंबाई, यानी कि समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की माध्यिका दी है 7, 7 का स्क्वायर 49, बी है 4√6, 4√6 का स्क्वायर 96, 4√6 का स्क्वायर 16 छिकम 96 बराबर 5 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर। अब 49 प्लस 96 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 49 प्लस 96 आ जाएगा जी आपका 145, 145। ठीक है जी, आप बोलोगे हैं सर, तो 4 गुणा 145। अब 5 से 145 कितनी बार कट जाएगा बच्चों? 29 बार। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे तो ए बी की लंबाई क्या आ जाएगी? 4 का अंडर रूट 2, 29 का √29। तो हाइपोटीनस कर्ण ए बी की लंबाई आएगी 2√29 और डी ऑप्शन सवाल का आंसर है डी। बात समाप्त।
तो जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो 1 सेकंड में कर लेगा, जिसको नहीं याद है वो नहीं कर पाएगा। 2018 से पहले ऐसे सवाल आते थे ज्योमेट्री में जिनमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता था। आजकल ऐसे सवाल आते हैं कि अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला और थ्योरी भी याद है ना तो वो भी कर लेगा। ठीक है जी। नहीं रिकी, इस सवाल में फिगर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर फिगर बनाई है, ना फिगर बनाने की कोई जरूरत थी ना ये लाइन लिखने की कोई जरूरत थी। आप डायरेक्ट ये करते कि भाई किसी भी समकोण त्रिभुज में लेग्स की जो मीडियन है, लेग्स की मीडियन के स्क्वायर का 4 गुना हाइपोटीनस के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होता है। ठीक है जी। और क्यों होता है उसके पीछे का कंसेप्ट कारण आपके सामने ये रहा, अच्छे डिटेल में समझाया है। हाँ जी, कंसेप्ट किंग वाली बुक में सारे कंसेप्ट एक साथ लिखे हुए हैं। इस बुक में ये सारे ही कंसेप्ट एक साथ लिखे हुए हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, हम आपको पढ़ा रहे हैं आजकल सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो देखो सेंटर ऑफ ट्राइंगल में हम खोल लेते हैं सेंट्रोइड। देखो सेंट्रोइड ये रहा, देखो यहां पे लिख रहा है ये कंसेप्ट, ये लिख रहा है यहां पे कंसेप्ट, ये लिख रहा है 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर लिख रहा है। ठीक है जी। कैलेंडी कहने से प्लीज सारी थ्योरम एक साथ पढ़ाएं। नहीं बेटा कैलेंडी, मैं सारी थ्योरम एक साथ पढ़ा दूंगा लेकिन आप सारी थ्योरम एक साथ ध्यान ही नहीं रख पाओगे। मैं पहली पढ़ाऊंगा ठीक रहेगा, दूसरी पढ़ाऊंगा ठीक रहेगा, मैं 50वीं थ्योरम पढ़ाऊंगा, पहली दूसरी गायब आपके दिमाग से। और आप पूछोगे ये कब हुआ? तो मैं थ्योरम पढ़ाता हूं, जहां जरूरत होती है वहां प्रूफ करवाता हूं, कंसेप्ट बताता हूं, जहां जरूरत होती है एग्जांपल लेता हूं, फिर सवाल करवाता हूं, साथ के साथ होता हूं। मैं उस तरह का लीचड़ मास्टर नहीं हूं कि केवल कंसेप्ट पढ़ा के छोड़ दूं या प्री के सवाल करा के छोड़ दूं। सब कुछ पढ़ाऊंगा एक साथ, समय ज्यादा लूंगा। ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करने दूंगा क्योंकि मुझे आप पे 2 रुपए का भरोसा ही नहीं है, 2 कौड़ी का, कि आप खुद से कुछ कर सकते हो। आप खुद से कुछ कर सकते हो और आप घर पे जाके खुद से कुछ करोगे, ऐसा मुझे आप पर 2 कौड़ी का 2 रुपए का भी भरोसा नहीं है। इसलिए मैं सारी चीज क्लासरूम में खड़े होके स्टेप बाय स्टेप तुमको गधा कूड़ा मान के करवाता हूं। सुन लिया आपने? ये आपकी तारीफ में 4 शब्द थे, आपने सुन लिए। ठीक, और जो कि अच्छी बात है, आपको इसमें खुश होना चाहिए। नेक्स्ट, चलिए अब आपके सामने ज्योमेट्री की नेक्स्ट और 11वीं सीट है। बच्चों ट्राइंगल, ट्राइंगल समाप्त होने वाला है। देखो 3 स्पेशल ट्राइंगल हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। ज्योमेट्री का 80% हिस्सा ट्राइंगल ही है, 80% हिस्सा ट्राइंगल के अलावा कुछ नहीं है ज्योमेट्री में, बस एक सर्कल है अलग। तो इन तीनों ट्राइंगल को हमें स्पेशली अलग से पढ़ना है। तो ज्योमेट्री की 11वीं सीट में है आपके दोनों ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। शीट जो है वो अपलोड हो गई होगी मेरे दोस्तों, अगर आपने देखी होगी तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं। हालांकि मैं सारे कंसेप्ट पहले ही पढ़ा चुका हूं, यहां पे मैं उनका दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है ना, सारे कंसेप्ट पहले ही पढ़ा चुका हूं, नया कुछ भी नहीं बताऊंगा, यहां पर उसका दोबारा से रिवीजन होगा। सुनिए बच्चों, जैसे स्टूडेंट्स हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल तभी कहलाएगा जब उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, ये स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए,
और ये भी स्मॉल ए। तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज होगा। तीनों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो तीनों कोण भी बराबर होंगे बच्चों। ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, और ये वाला कोण भी 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक दोस्तों, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, अगर मैं यहां पॉइंट ए से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर, मैंने पॉइंट ए से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डाला, ये एडी, लंब डाला एडी, यानी कि जो एडी है, एडी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। एडी जो है वो समबाहु त्रिभुज की हाइट है, और इसको जो है मेरे दोस्तों हम एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए है। भाई अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 30 डिग्री का बचेगा। ये 90 है, ये 60 है, तो कितने का बचेगा? 30 डिग्री का बचेगा। यानी कि ये लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर भी हो गई। तो ये लाइन एडी हाइट है, यही लाइन एडी कोण ए का बाइसेक्टर भी है, कोण ए का बाइसेक्टर भी है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो दोनों ट्रायंगल एकदम कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 30 60 90 है, 30 60 90, ये भी 30 60 90 है, दोनों सर्वांगसम है। भाई 90 डिग्री के सामने यहां भी स्मॉल ए है, इसका भी हाइपोटेनस सेम है। जब यहां पे मेरे दोस्तों तीनों कोण बराबर हैं, कर्ण बराबर है, तो ये सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होंगे तो 30 डिग्री के सामने की भुजा बीडी और यहां 30 डिग्री के सामने की भुजा सीडी, ये भी बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ये पूरी साइड स्मॉल ए है तो ये आधा हो जाएगा, ये भी a/2 और ये भी a/2 हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि यही लाइन आपकी ये जो है लाइन साइड बी एडी, ये BC को बाइसेक्ट भी कर रही, यही लाइन आपकी माध्यिका भी है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये सेम ही लाइन आपकी मेरे दोस्तों हाइट भी है, सेम ही लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर भी है, और ये सेम ही लाइन आपकी माध्यिका भी है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी। ये जो लाइन है साइड BC के ऊपर हाइट भी है, ये लाइन BC का बाइसेक्टर भी कर रही है, तो ये लाइन BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। यही लाइन हाइट है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही माध्यिका है, यही BC का लंब समद्विभाजक भी है। तो हाइट कितनी होगी मेरे दोस्तों? जवाब दो, हाइट H कितना आएगा? हमने आपको पढ़ा है 30 60 90, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। हमने आपको पढ़ा है 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है। 30 60 90 बहुत स्पेशल ट्राइंगल है, 1:√3:2। यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड स्मॉल ए है, तो कितना है? a/2 है। कितना आएगा? 1 यूनिट की वैल्यू a/2 है, तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? √3 गुना √3 a/2। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो √3/2 होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट √3/2 है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझाऊं। समबाहु त्रिभुज की हाइट, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया की बात करूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। भाई बेस कितना है? a, और उसके ऊपर हाइट कितनी है? √3/2 है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो √3/4a², √3/4a², समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है भाई? इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, परिमाप, वो तीनों भुजाओं का योग स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए 3a होता है। 3a, a + a + a 3a। देखो जैसे आपके यहां पे एंगल ए की लाइन हाइट परपेंडिकुलर, सारी काम यही लाइन कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही बी के साथ भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही सी के साथ भी होगा। अगर हम वर्टेक्स सी से हाइट खींचे तो वही लाइन एंगल बाइसेक्टर बनेगी, वही माध्यिका बनेगी, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके चारों सेंटर यानी कि इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम से ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और ये मेरे दोस्तों ऑर्थो सेंटर एक ही जगह होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल ही एक ऐसा अकेला ट्राइंगल दुनिया में है जिसके चारों ही सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एक ही जगह होते हैं।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। सब पहली पढ़ा चुका हूं, दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं। ये समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, तो ये जो दूरी होगी ये होगी स्मॉल आर इन रेडियस। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सेंटर है, परिकेंद्र ओ। सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, तो परिकेंद्र की वर्टेक्स से जो दूरी होगी ये होगी सरकम रेडियस कैपिटल आर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक है, और सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, रेशियो 2:1 होगा। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस से इन रेडियस का जो रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल और इन सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल बाह्य वृत्त और इन सर्कल अंतःवृत्त के एरिया का रेशियो क्या आएगा? भाई सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया जो होता है रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अगर रेडियस का रेशियो 2:1 है तो एरिया का रेशियो क्या आएगा? स्क्वायर 4:1। भाई इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो 4:1 होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो इन रेडियस है, इन रेडियस वो क्या होगी मेरे दोस्तों? इन रेडियस। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की मेरे दोस्तों यहां से यहां तक ये हाइट है, यही मीडियन है, सब कुछ यही लाइन है। तो ये h है, ये 2:1 का रेशियो है, तो इन रेडियस जो होते हैं वो हाइट का 1/3 होती है। सरकम रेडियस जो होती है मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का 2/3 होती है, 2/3। भाई h को 2:1 में बांटेंगे, 2/3 है, ये 1/3 है, 1/3, ये 2/3। हाइट क्या होता है मेरे दोस्तों? हाइट है √3/2। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कितने? √3/2 है। √3/2 रखोगे, 3 से भाग करोगे, आएगा a/2√3। यानी कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा a है तो उसकी इन रेडियस a/2√3। सरकम रेडियस क्या होगी मेरे दोस्तों? देखो हाइट क्या है? हाइट है √3/2 है, √3/2 है, वैल्यू रखोगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 कटेगा, √3 से 3 कटेगा, √3 बार, यानी कि a/√3। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस a/√3 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस है और ये आपका सरकम रेडियस है। इसके अलावा और कोई कंसेप्ट इसमें नहीं बचता, यही कंसेप्ट है। मैं चौथी बार बता रहा हूं आपको बात। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा स्मॉल ए है तो उसकी इन रेडियस होती है a/2√3 और सरकम रेडियस होती है a/√3। सरकम रेडियस हमेशा इन रेडियस का दुगना होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो परित्रिज्या होती है वो उसकी अंतः त्रिज्या का दुगना होती है। अगर आपको समझ में आए तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज के चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं। इन सेंटर अंतः केंद्र, इन सेंटर तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, तो इन सेंटर की साइड बीसी से दूरी है, रेडियस हो जाएगी। सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर की वर्टेक्स से दूरी है, सरकम रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर। ये सेंट्रोइड है, रेशियो 2:1 होगा, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो 2:1। सारे कंसेप्ट बड़े डिटेल में यहां पर लिखे हुए हैं बारीकी से। अब मैं आपको इन पर बेस्ड सवाल करवाऊंगा, बहुत आसान सवाल। ठीक है, धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी बढ़ाएंगे। बताओ जी इसका क्या उत्तर है, बताएं, फटाफट करेंगे, करो। एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 18, इसकी अंतः त्रिज्या की माप। ऐसे मजाक सवाल भी आते हैं, 9 सेंटीमीटर। सरकम रेडियस कैपिटल आर दी आपको समबाहु त्रिभुज की। त्रिभुज कैसा है? समबाहु, स्पेशल ट्राइंगल है। इसकी अंतः त्रिज्या क्या होगी? समबाहु सरकम रेडियस का आधा 9 आ जाएगा। इन रेडियस सरकम रेडियस का आधा। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 9√3 है, इन रेडियस 9√3 है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अभी पढ़ाया कि समबाहु त्रिभुज की जो इन रेडियस होती है वो है a/2√3 इन रेडियस। इसकी वैल्यू सवाल में 9√3 दे रखी है इन रेडियस।
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या आ जाएगी, साइड उधर चला जाएगा भाई। दोनों 9 दूनी 18, √3 की √3 में गुना 3, 54। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई 54। पेरीमीटर क्या होता है, साइड का 3 गुना, तो 54 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 162 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। बी ऑप्शन। अब देखो CHSL Tier 1 के पेपर का सवाल था 2022 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, केवल फॉर्मूला याद है आप कर पाओगे, ठीक है ना। बिल्कुल लो लेवल से शुरू करूंगा और एकदम धज्जियां उड़ाने वाले लेवल तक जाऊंगा। बताइए अगला सवाल करो। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया 81√3 है, इस त्रिभुज की परिधि क्या है। हमने आपको पढ़ा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A²। ये एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का, और ये एरिया है कितना, 81√3। तो यहां से साइड क्या आएगी, कट जाएगा भैया, आ जाएगा 81 का √9, 4 का √2, साइड आ गई 18। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 18 आ गई, तो पेरीमीटर परिमाप क्या आ गया, 18 का 3 गुना 54, 18 3 54। नेक्स्ट बताएं। करो, करिए जल्दी से। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एडीबीसी पे परपेंडिकुलर है, पॉन्डी बीसी पर है। एडीबीसी पे परपेंडिकुलर है तो एडी क्या है, समबाहु त्रिभुज की हाइट है, ये हाइट। आपसे पूछा परिमाप, हाइट क्या होती है समबाहु त्रिभुज की, √3/2a होती है हाइट, कितना है 16√3। तो यहां से समबाहु त्रिभुज का साइड कितना आ जाएगा, 32। साइड 32 है तो पेरीमीटर आ जाएगा 3 गुना 96, 32 3 96। आगे एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 है, उसका एरिया क्या होगा,
समबाहु त्रिभुज की हाइट 18 है, उसका एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है, √3/2a, ये 18 है। तो यहां से समबाहु त्रिभुज की साइड कितनी आ जाएगी भाई, √3 से 18 काटेंगे तो 6 √3 बाहर जाएगा, साइड आएगी 12 √3। समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई मेरे दोस्तों 12 √3। तो एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा समबाहु त्रिभुज का √3/4a²। अब 12 √3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 12 का स्क्वायर 144, √3 का स्क्वायर 3, 4 से 144 36 बार, तो 36 तिया 108, 108 √3, बी ऑप्शन, 108 √3 आंसर, बी ऑप्शन। पहले समबाहु त्रिभुज की साइड निकाली, फिर हमने एरिया निकाल ला √3/4a² का फॉर्मूला लगा के। इसका स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर 144, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है ना। जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक आसान तरीका भी सिखाऊंगा, ये करेंगे। छठा जी बताइए, किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका L है, उसका एरिया क्या होगा, जवाब दो बच्चों। छठा बिल्कुल बेसिक सवाल, किसी समबाहु त्रिभुज की मीडियन की लंबाई L है, उसका एरिया क्या होगा। देखो बच्चों, मैंने कई बार बता चुका हूं कि जो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है वही समबाहु त्रिभुज की हाइट है, वही समबाहु त्रिभुज का कोण समद्विभाजक है, वही समबाहु त्रिभुज का भुजा का लंब समद्विभाजक है। अगर समबाहु त्रिभुज की माध्यिका L है तो ये हाइट भी होगी, और समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है, √3/2a। यहां से साइड क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, 2l/√3, दो उधर जाएगा, इस समबाहु त्रिभुज की आगे मेरे दोस्तों भुजा। आपसे पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4a²। इसका स्क्वायर 2l/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2l का स्क्वायर 4l² नीचे √3 का स्क्वायर 3, 4 से 4 कट गया, √3 से 3 बार कट गया, तो l²/√3। अच्छा यहां पे काटा नहीं है, ए ऑप्शन आ जाएगा, √3l²/3, ए ऑप्शन, √3l²/3। बिल्कुल बेसिक सवाल, केवल फॉर्मूला बेस्ड। करके बताइए इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करेंगे, बताओ। एक और जबरदस्त सवाल आपके सामने, करो। मान लीजिए कि x त्रिज्या r वाले वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग का क्षेत्रफल है, और y उसी वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत बढ़िया सवाल, कौन करेगा जी। एक्स और वाई में आपको बताना है रिलेशन। मान लीजिए कि एक्स त्रिज्या आर वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल है। एक्स क्या है मेरे दोस्तों, एक्स जो है, मान लीजिए एक्स जो है वो स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर का एरिया, और वाई है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सुनिए बहुत प्यारा सवाल है, लेटेस्ट, दो क्वेश्चन मिक्स हैं। मान लीजिए एक्स त्रिज्या आर वाले वृत्त के अंदर एक वर्ग का क्षेत्रफल है। भाई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, एक बार उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है और उसी के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया। भाई एक वृत्त है ना, मैंने दो बार बना लिया है, इसकी त्रिज्या आर है, वृत्त है भाई, इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, इसकी त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर। इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया, स्क्वायर, उस स्क्वायर का एरिया एक्स है। इसी सर्कल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, इस समबाहु त्रिभुज का एरिया जो है वो वाई है। आपसे यही पूछा है कि एक्स से वाई में क्या रिलेशन है, एक्स वाई का क्या रिलेशन है, जवाब दो। तो भाई एक सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों कितनी है, स्मॉल आर। इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर वर्ग बनाया गया है, और इसी सर्कल के अंदर मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया, समबाहु त्रिभुज, इसी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है। तो आपसे पूछा है दोनों के एरिया का रेशियो बताओ बच्चों, करें।
इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया y है। देखिए बहुत आसान है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा बेसिक। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भाई साहब कर पाओगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। ये एक सर्कल है मेरे प्यारे भाई, और इसके अंदर स्क्वायर बनाया गया। सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये सर्कल इसी के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो है इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, दोनों का निकालना है एरिया। अब आप मुझे बताओ, ये ठीक है स्क्वायर का डायगोनल है, जो स्क्वायर का डायगोनल है वही सर्कल का डायमीटर भी होगा। जो इस स्क्वायर का डायगोनल है मेरे प्यारे भाई, जो इस स्क्वायर का डायगोनल है वही सर्कल का, जो इस स्क्वायर का विकर्ण है वही सर्कल का व्यास भी होगा। भाई क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। तो आप मुझे जरा ये बताओ कि इस स्क्वायर की भुजा क्या होगी, इस स्क्वायर की भुजा क्या होगी, आप मुझे बताओ इस स्क्वायर की भुजा क्या होगी। अगर स्क्वायर की साइड देखो, स्क्वायर का डायगोनल है 2r, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो साइड का अंडर रूट 2 गुना होता है, यानी कि स्क्वायर की साइड आ जाएगी √2r, ये स्क्वायर की साइड आएगी √2r। बोलो बात क्लियर है, बोलो बात क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर। अगर इस सर्कल की रेडियस r है तो इसका डायमीटर, भैया कंसेप्ट ये होता है अगर किसी वर्ग की भुजा a है तो उसका विकर्ण √2a होता है, ये कंसेप्ट है, आपको मैंने पहले भी बताया है। अब यहां पे विकर्ण जो है वो 2r है, जो स्क्वायर का डायगोनल है वही जो है इस सर्कल का व्यास भी है। तो अगर स्क्वायर की साइड का √2 गुना, स्क्वायर की साइड का √2 गुना होता है डायगोनल, तो स्क्वायर की साइड क्या आएगी, √2 से 2 काटेंगे √2r। अब आप मुझे बताओ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या आ जाएगी। एक्चुअली में ये जो सर्कल है ना, ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इस समबाहु त्रिभुज का सरकम सर्कल है। ये जो सर्कल है ना मेरे प्यारे भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरकम सर्कल है, परिवृत्त। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस होती है साइड बटे √3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a/√3, यही तो फॉर्मूला है। ये जो सर्कल है समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त है, तीनों शीर्षों से होकर गुजर रहा है, और इस सरकम सर्कल की रेडियस स्मॉल r है मेरे प्यारे भाई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो आएगी वो √3r होगी, √3r। बोलो बात क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम क्लियर है। अब स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग। भाई स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इस साइड का स्क्वायर, √2r का स्क्वायर, 2r स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब √3 का √3r स्क्वायर मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा। तो x से y का रेशियो क्या आएगा भाई, दिमाग लगाने वाला सवाल है। x से y का रेशियो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भी 4 ऊपर, यानी कि ये r स्क्वायर तो कट ही जाएगा, r स्क्वायर तो कट ही जाएगा, 4 ऊपर 8/3 √3, कितना आ गया, 8/3 √3 आ गया मेरे दोस्तों। लेकिन आपसे आंसर स्क्वायर में, तो दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा, एक्स वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64, नीचे 3 √3 का स्क्वायर आ जाएगा भाई, 9 27। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x स्क्वायर बराबर 64y स्क्वायर, 27x स्क्वायर बराबर 64y स्क्वायर, ये आंसर है बी ऑप्शन। बहुत जबरदस्त सवाल है, दोनों ही कंसेप्ट आपको करने हैं, फिर उसके बाद आप जो है एक्स से वाई का रेशियो निकालेंगे, आप फिर आपसे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा कि आपसे स्क्वायर में पूछा है। ठीक है बच्चों, सीडीएस के पेपर का सवाल है ये, सीडीएस के पेपर का करके बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 8, सवाल नंबर है स्टूडेंट यहां पर आपके सामने 8। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बताएं। देखो मेरे प्यारे भाई, 8 और 9 दोनों एक जैसे सवाल हैं। इन दोनों सवालों के पीछे मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट। सभी लोग इस कंसेप्ट को ढंग से पढ़ लें और समझ लें।
प्यार से सुनेगा। देखो मेरे दोस्तों, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है मेरे दोस्तों? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये क्या है मेरे दोस्तों? सरकम सर्कल। ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त है। ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का मेरे दोस्तों सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का मेरे प्यारे भाई सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त है। आप बोलोगे सर ये बहुत अच्छा सर्कल है, सरकम सर्कल परिवृत्त। ठीक है भाई साहब। और मेरे प्यारे भाई ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का इनसर्कल यानी कि अंतःवृत्त है। ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का इनसर्कल यानी कि अंतःवृत्त है। बोलो हां। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों मेरे पास है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और मेरे दोस्तों उसका इनसर्कल। मैं जानना चाहता हूं इन तीनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, इन तीनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल, इन सर्कल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसके इन सर्कल, इन तीनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, यह रेशियो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। एक बात बताओ, ध्यान से सुनेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल की रेडियस होती है a/√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस होती है a/2√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस होती है a/2√3। ये होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस होती है मेरे दोस्तों a/√3। परित्रज्या, अंतः त्रिज्या होते a/2√3। तो देखो यहां बटे√3 भी आ रहा है, यहां बटे2√3 भी आ रहा है। तो भाई एक ऐसा नंबर जो √3 से भी कटता हो और √3 से भी डिवाइड होता हो, 2√3 से भी डिवाइड होता है, इन दोनों से डिवाइड होने वाला एक नंबर मैंने मान लिया कि माना इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2√3 है। माना इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 है। माना इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2√3। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2√3 है तो उसकी सरकम रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चों? सरकम रेडियस कितनी आ जाएगी? 2। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2√3 है तो सरकम रेडियस कितनी आ जाएगी? 2। इन रेडियस क्या आ जाएगी? इन रेडियस 2√3 बटे 2√3 1, ये आ जाएगा 1। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैंने √3 और 2√3 दोनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 2√3 इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मान लिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस है 2, इन रेडियस है 1। तो आप मुझे बताओ इन तीनों के एरिया का रेशियो क्या आएगा? तो आप जानते किसी सर्कल का एरिया होता है πr²। अब यहां पे इस सरकम सर्कल की रेडियस 2 है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? π2 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। रेशियो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2√3 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2√3 है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? √3/4 a²। अब 2√3 का स्क्वायर है 12, 2√3 का स्क्वायर 12 है, 4 से 12 3 बार कट जाएगा 3√3, 4 से 12 3 बार कट जाएगा 3√3। भाई यहां पे इस सर्कल की रेडियस है 1 तो सर्कल का एरिया आ जाएगा π1 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर। अब बताओ 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? 2 का स्क्वायर हो गया 4π, 4π। ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? 3√3 रेशियो π। 4π रेशियो 3√3 रेशियो π, ये रेशियो बन गया
इसको अपने मन और आत्मा में पूरी तरीके से बिठा लीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल, उस समबाहु त्रिभुज और उसके इंसर्कल के एरिया का रेशियो 4π/3√3 होता है। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के, किसी भी समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल, उस समबाहु त्रिभुज और उसके इंसर्कल के एरिया का रेशियो, इन तीनों के एरिया का रेशियो, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इन तीनों के एरिया का रेशियो 4π/3√3 होता है। मन में बिठा लीजिए। क्यों होता है उसके पीछे मैंने आपको कारण भी समझाया। कारण ना समझ में आए हो तो भाई मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। केवल फॉर्मूला है भैया, इसमें समझने लायक कुछ था ही नहीं। किसी भी समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल, उस समबाहु त्रिभुज और उसके इंसर्कल के एरिया का रेशियो 4π/3√3 होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आपको एक कंसेप्ट पता है तो इस पे बेस सवाल बहुत तेजी में होते हैं, जैसे कि आप ये देखेंगे सवाल नंबर 8। ठीक है जी, बताओ। किसी समबाहु त्रिभुज के, जैसे सवाल देखो, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 2156 स्क्वायर सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का डिफरेंस। अगर आपको एक कंसेप्ट नहीं पता होगा ना तो आप कैसे करोगे? माना समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए है, आप सरकम सर्कल का एरिया निकालोगे, इन सर्कल का एरिया निकालोगे, फिर उनका डिफरेंस लोगे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने अभी अभी आपको कंसेप्ट समझाया कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसके इंसर्कल के एरिया का रेशियो 4π/3√3 होता है। ये रेशियो होता है इसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसके इंसर्कल के एरिया का रेशियो। ये हमने आपको पढ़ाया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसके इंसर्कल। देखो सरकम सर्कल और इंसर्कल का एरिया, सरकम सर्कल का एरिया 4π, इंसर्कल के एरिया पाई, इनका रेशियो भी निकालेंगे तो 4 रेशियो 1 ही आएगा, पाई तो कट ही जाएगा ना। सवाल में आपको क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल और इंसर्कल के एरिया का डिफरेंस। सरकम सर्कल और इंसर्कल के एरिया का डिफरेंस आपको दिया, क्या है? एरिया का रेशियो है, एरिया का। तो 4π/π कितना आ जाएगा? 3π। इसकी वैल्यू सवाल में आपको दी है, एरिया का डिफरेंस 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4π और पाई का डिफरेंस 3π। बच्चों पाई का मतलब क्या? 22/7। तो 3 × 22/7। पाई का मतलब तो ये होता है ना 22/7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ कितनी बार जाएगा? 22 से। 22 निम्मा 198, 17 22 8 176। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 3 यूनिट की वैल्यू 7 उधर चला जाएगा। 98 की जब मैं 7 में गुणा करूंगा तो 700 से 14 कम आएगा, 686। 686 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या है? 3√3। 3√3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों तरफ √3 से गुणा कर दो तो 3√3 की वैल्यू आ जाएगी 686√3। 686√3 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ गया। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। बात खत्म, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आए? क्लियर? तो पेपर में कुछ भी करके दे सकता है मेरे दोस्तों, कुछ भी करके दे सकता है एग्जाम में। ठीक है भाई साहब, कुछ भी बना के दे सकता है। हो सकता है मेरे दोस्तों आपको दे दे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का योग दे दे, आपको सम दे दे, योग दे दे आपको 75 पाई है। तो बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ऐसे सवाल आपको दे दे। क्वेश्चन ही आ गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का योग 75 पाई है, समबाहु त्रिभुज का एरिया। सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का सम दे दिया, 4 पाई और 5 पाई, 4 पाई और पाई 5 पाई हो जाएगा। सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का सम आपको दे दिया 75 पाई। आपसे पूछ लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 15 गुना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 3√3, इसकी वैल्यू भी 15 गुना हो जाएगी, 45√3। और आंसर
हो सकता है आंसर अप्रोक्स में दे दे, √3 क्या होता है 1.732। ठीक है भाई, ये आपको अप्रोक्स करके दे दे। तो इस तरीके से सवाल भी एग्जाम में बतेरे बन सकते हैं। भाई सवालों का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट लिमिटेड होते हैं, तो कंसेप्ट जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी, चल हाँ जी। इसके आगे चलते हैं, कंसेप्ट सभी को समझ में आया। चलिए इसमें एक बात और ऐड कर देता हूं मैं अपनी तरफ से। जैसे भाई ये सर्कल है मेरे दोस्तों, ये कंसेप्ट आपको किसी किताबों में नहीं मिलते। ये सब चीजें किताबों में अगर मिलने लगे तो तनक तनक से सॉल्यूशन बालक कर लेंगे, वैसे किताबों से पढ़ के कोई समझ भी नहीं सकता। टैलेंटेड बालक तो समझ लेंगे, बट एक कमजोर बालक है बीए वाला, वो कैसे समझेगा भाई। जैसे सर्कल है मेरे दोस्तों, इस सर्कल के अंदर बना है स्क्वायर, ये ABCD। सर्कल के अंदर एक स्क्वायर इनस्क्राइब्ड है, चारों भुजाएं बराबर है। ए स्क्वायर ABCD इज inscribed in a circle। तो मेरे प्यारे भाल को ये स्क्वायर है जो एक वर्ग ABCD के अंदर बनाओ। इनस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि स्क्वायर के जो चारों कोने हैं वो सर्कल की परिधि पर आने चाहिए, इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ इस सर्कल के एरिया, इस सर्कल और इस स्क्वायर के एरिया का, इस स्क्वायर के एरिया का क्या रेशियो है, इन दोनों के एरिया का क्या रेशियो होगा। सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनता है, तो सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा, जवाब देंगे, सब बालक देंगे। देखो भाई, जैसे भाई सर्कल का सेंटर है O, और ये होगी ये सर्कल का सेंटर है, जैसे ये होगी सर्कल की रेडियस। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये सर्कल का सेंटर है, ये हो गया सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास, ये हो गया सर्कल का डायमीटर। अब जो सर्कल का देखो, ये 90 डिग्री का कौन है, 90 डिग्री। 90 डिग्री किस में बनता है, सेमी सर्कल में यानी कि अर्धवृत्त में। यानी कि ये लाइन ही आपका AC डायमीटर होना चाहिए सर्कल का। जो स्क्वायर का विकर्ण है वही सर्कल का व्यास है, डायमीटर है। भाई अगर मैं सर्कल की रेडियस को 1 मान लेता हूं, कि माना है रेडियस 1 है, ये भी 1 है, तो स्क्वायर की साइड क्या आएगी, स्क्वायर की साइड अगर A है, स्क्वायर की साइड अगर A है, तो साइड का √2 गुना होता है डायगनल। डायगनल 2 है, तो स्क्वायर की साइड आएगी √2। स्क्वायर की भुजा √2 आ गई। √2 को √2 से गुणा करेंगे तब ये 2 आएगा। स्क्वायर डायगनल जो होता है ना, वो साइड का √2 गुना होता है। यहां डायगनल आपको 2 दिया है, डायगनल कितना है 2, तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी √2। तो सर्कल की रेडियस 1 है, तो सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, पाई। सर्कल की रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 पाई R स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो पाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया भाई, ये पाई हो गया, √2 का स्क्वायर 2। यानी कि किसी भी सर्कल और सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया जाए, तो सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो π/2 होता है। सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो π/2 होता है। सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो π/2 होता है। π/2 को हम ऐसे भी लिख लेते, पाई का मतलब 22/7, रेशियो 2, 2 से कट जाएगा, 11/7। सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो 11/7 होता है। सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो 11/7। ठीक है ना। तो बच्चों अभी एग्जामिनर हुआ नहीं, मैं तो एग्जामिनर को हिंट दे रहा हूं कि भाई आगे वो ऐसा करे। ठीक भाई, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का सरकम सर्कल, समबाहु त्रिभुज फिर उसका इन सर्कल, ये बनाया गया। समबाहु त्रिभुज का सरकम सर्कल, समबाहु त्रिभुज फिर उसका इन सर्कल। अगर इसके अंदर एक स्क्वायर, एक वर्ग बनाया जाए, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के इन सर्कल के अंदर मेरे दोस्त स्क्वायर बनाया जाए, वर्ग। क्या बनाया मेरे दोस्त, वर्ग बनाया है। व्हाट इज दिस स्क्वायर, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सर्कल इन सर्कल, उसके अंदर बनाया गया स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ
फिर क्या रेशियो हो जाएगा? आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई इस सर्कल के अंदर बना है स्क्वायर, केवल इन दोनों पे ध्यान दो, इस पे और इस पे। अगर सर्कल का एरिया पाई है, इस सर्कल का एरिया पाई है, तो इसके अंदर जो स्क्वायर बनेगा उस स्क्वायर का एरिया 2 होगा, पाई रेशियो 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया आंसर, पाई रेशियो 2। और पाई रेशियो 3√3 पाई रेशियो 2। समबाहु त्रिभुज के परिव्रत, समबाहु त्रिभुज, उसके अंतःव्रत और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो 4 पाई रेशियो 3√3 पाई रेशियो 2 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। अब आपसे यहां पर कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको इन दोनों की वैल्यू देके आपसे इन दोनों का सम पूछ ले, इन दोनों का डिफरेंस देके आपसे इन दोनों का सम पूछ ले। हो सकता है आपको इन दोनों का डिफरेंस देख के आपको ये पूछ ले, किसी कुछ पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है आपको ये वैल्यू दे के मेरे दोस्तों आपसे ये पूछ ले, ये पूछ ले। जैसे पेपर में सवाल आ गया, पेपर में सवाल आ गया, मैं एग्जामिनर को हिंट दे रहा हूं कि किसी समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल, किसी समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल का एरिया, सरकम सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154। ठीक है भाई, ये आ गया। किसी समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा उस समबाहु त्रिभुज के इन सर्कल के अंदर बने स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया। किसी समबाहु त्रिभुज के परिव्रत का एरिया 154 है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत के अंदर, इन सर्कल के अंदर बने स्क्वायर का एरिया क्या होगा? इन सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ये सवाल बन गया आपसे। आप बोलोगे सर गोरा सवाल 6, हमको सरकम सर्कल का एरिया दिया है सर 154। सरकम सर्कल का एरिया क्या होता है? 4 पाई, पाई का मतलब 22/7। ये आपको दिया है बेटा 154, और आपसे पूछा स्क्वायर का एरिया, यानी कि सरकम इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल के अंदर स्क्वायर का एरिया 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। ये सवाल बन जाएगा 22 × 154, 7 ऊपर जाएगा, 7 × 49/4, 2 यूनिट की वैल्यू पूछिए तो 49/2, 49/2 आएगा 24.5। 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर था। दुनिया ओढ़ ओढ़ के कर सकती थी 24.5। आप बोलोगे सर गोरा 6 सवाल कर पाओगे भाई साहब? चलो एक इसका छोटा वर्जन कर लेते हैं। 9वां सवाल करके बताओ सब बालक कमेंट्स में जल्दी। सवाल है 24 सेंटीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त में बनाए गए वर्ग का एरिया क्या है? हालांकि आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, रेशो का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी है आप ऐसे करो। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 24, और उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया। 24 सेंटीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया, इसके अंदर मेरे दोस्त एक वृत्त बनाया गया, वृत्त।
उस वृत्त के अंदर मेरे प्यारे भाई स्क्वायर बनाया गया, उस वृत्त के अंदर स्क्वायर बनाया गया। आपसे पूछा इस स्क्वायर का एरिया बताओ। सवाल सीपीओ के पेपर का है 2019 का। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, हमने आपको कंसेप्ट समझाया। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके इन सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो ये होता है। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पता है और आपसे स्क्वायर का एरिया पूछा है, इन दोनों में पूछ लिया। 4π/3√3। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है बच्चों 24, भुजा 24 इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो एरिया क्या आएगा? अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 24 है तो एरिया आएगा √3/4, 24 का स्क्वायर। 24 बटे ये 144√3 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576/4, 144√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आएगा 144√3। बताओ कितने गुना? 3√3 की वैल्यू 144√3 है। अभी अरे गधा लोग, ये बात समझ में आई कि नहीं? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 24 है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करूंगा तो 24, ये 4 2 का स्क्वायर होता है, 24/2 12 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना? 144√3, तो 3√3 के लिए 144√3 48 गुना, तो इसके अंदर बने स्क्वायर का एरिया भी 48 गुना आएगा, यानी कि 96। तो 96 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। बात समाप्त। बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना? मैंने तो आपको इतना तैयार कर दिया कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले इसमें से, कुछ भी, वो सब आप निकाल सकते हो। अब आपके लिए बच्चों का खेल है कि हमने आपको एक ऐसा रेशियो निकाल के दे दिया जो आपके काम को आसान करेगा। इस रेशियो के बिना भी सवालों को सॉल्व किया जा सकता है, इस रेशियो के बिना भी, ठीक है ना? बट अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो जल्दी सॉल्व होगा, और जल्दी सॉल्व करने वाले की ही नौकरी लगती है। अगला कंसेप्ट जल्दी से करेंगे, 10वां। बताओ बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस स्मॉल आर। आपसे स्मॉल आर पूछा है, ये चित्र दिया, ये साइड है 6, ये भी 6, ये भी 6, ये इसका इन सर्कल है भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और आपसे ये पूछा है स्मॉल आर। बताओ। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना? ध्यान हो, इन सर्कल में मैंने आपको पढ़ाया था किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए, सरकम सर्कल, या 3 जगह खाली बच गई, यहां यहां यहां, तीनों जगह कहीं भी सर्कल बना दो, तो छोटू मोटू के एरिया का रेशियो जो होता है मेरे दोस्तों, कितना रेडियस का रेशियो जो होता है 1:3 होता है। मैंने आपको पढ़ाया था। अगर इसकी रेडियस 3 है तो इसकी रेडियस 1 है, एरिया का रेशियो होगा 1:9 पढ़ाया था। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड है 6, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सर्कल है अंतःवृत्त, तो इन सर्कल की रेडियस क्या होती है? a/2√3। अब साइड तो 6 है, साइड कितनी है? 6। अब 6 को जब भाग करेंगे 2√3 से कितना आएगा? √3 आ जाएगा, √3। 2×3 = 6, 3 को √3 से √3 आ गया, तो भाई छोटू की रेडियस क्या आ जाएगी? 1/√3। इसकी जो रेडियस आ जाएगी /3, √3 का भी /3 कर देंगे, 1/√3 आंसर है, ए ऑप्शन। ये कंसेप्ट है, मैंने आपको इन सर्कल में पढ़ाया था। भूल गए हो तो पीछे कॉपी टटोल कर देख लो। कंसेप्ट को बिल्कुल भूला मत करो, क्राइम है कंसेप्ट को भूलना। आगे चलते हैं, अगला टाइप। 11, 12, 13, 14, 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, चलेगा? चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा, बाल को बेस्ट, इतना बेस्ट, बेस्टम बेस्ट। भाई हमने आपको ये पढ़ाया है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट का रिवीजन करवाता हूं, फिर सवाल। हमने आपको ये पढ़ाया है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर है, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। और मेरे दोस्तों ये इसकी सीवियन है, सीवियन। हम इसकी कोई सीवियन खींच देते हैं, इसके 2 पार्ट कर रही है मेरे दोस्तों, एम एन, ये एम है और ये लेंथ एन है, ये लेंथ एम है और ये लेंथ एन है।
और ये C1 की लंबाई x है। तो मैंने सीखा है स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। अगर किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में आप जहां दोनों भुजाएं मिलती है उस कॉमन वर्टेक्स से कोई भी C1 खींच दो तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन सिखाया है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज भी तो आइसोसेलेस होता है भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी तो दो साइड बराबर होती है, अलग बात है तीसरी भी बराबर हो गई। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी तो ये कंसेप्ट इस्तेमाल होना चाहिए। आप बोलोगे सर होना चाहिए, होना चाहिए। अगर कंसेप्ट इस्तेमाल होना चाहिए तो मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा इस पे। जैसे कि सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 11, जवाब दो। जी, 2014 के मेंस का बहुत पुराना सवाल। बोला है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी हो समबाहु, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। डी साइड बी सी को 2:3 में डिवाइड करता है। एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है, पहले लिखा हुआ है। डी साइड बीसी को 2:3 में डिवाइड करता है। साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है कि भाई ये 2:3 है, 2 है, अगर बीडी 2 है तो डीसी 3 है। साइड बीसी को 2:3 में डिवाइड करता है पॉइंट डी। तो 25 एडी स्क्वायर का मान बताओ, 25 एडी स्क्वायर का मान बताओ, एडी का स्क्वायर। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं, ये 2 और 3 5 हो रहा है, ये साइड पूरी क्या हो रही है, मुझे तो रेशियो निकालना है तो रेशियो में काम कर लूंगा। ये डी 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2 है 3 है, टोटल हो गया 5, तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। यहां पे कई तरीके के सवाल बनते। पहला, आपसे अगर ये पूछा जाए कि एडी स्क्वायर बटे, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल की, पूछता क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड और C1 में रिलेशन पूछता है। एडी स्क्वायर, चाहे आपको ए बी बोल ले, चाहे AC बोल ले, चाहे BC, इच्छा आपकी है। एडी स्क्वायर बोल ले, चाहे ए बी लिख ले, चाहे BC, चाहे EC। एडी स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, ये सवाल आएगा पेपर में कि बताओ इसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में, ठीक है ना। C1 और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड में रेशियो पूछता है, तो बताओ ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो इसके दोनों साइड तो बराबर है ही, तो एडी का स्क्वायर का आएगा। अभी कंसेप्ट बताइए कितना है, 5, 5 का स्क्वायर माइनस ये 2 है, ये 3 है, -2 इंटू 3 आप बोलोगे हाँ जी सर, अपॉन ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना है मेरे दोस्तों, ए बी ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 -6 19, 19 बटे 25, तो एडी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर आ जाएगा 19 बटे 25। अगर आपसे पूछा होता तो सपोज, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल पूछा 25 एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 25 एडी स्क्वायर बराबर आएगा 19 ए बी स्क्वायर। 25 एडी स्क्वायर बराबर 19 ए बी स्क्वायर, सी ऑप्शन सवाल का आंसर है सी। हमेशा ही इस सीवियन और समबाहु त्रिभुज की भुजा में रेशियो आपसे पूछता है, ठीक है प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर। ऑप्शन के हिसाब से ए बी में है, ए बी दिख रहा था, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को करने का बेसिक तरीका, अगर आप इस तरीके से, ये शॉर्टकट है, आप अगर बेसिक से करेंगे खच्चरों वाले तरीके से, किताबों में आपको दिखाई देता है और वो बालक करते हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से पहले परपेंडिकुलर डालो 90 डिग्री, फिर यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये बाइसेक्ट करेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एडी की लंबाई निकालो, तो लेंथ ही काम बढ़ जाएगा। पहले बाइसेक्ट करेगा, ये लेंथ निकालो, हाइट निकालो, फिर पाइथागोरस से एडी निकालो, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक तरीका हो जाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो मेरा कंसेप्ट है वो एकदम सॉलिड है और 1 सेकंड में आंसर आपको निकाल के देता है। लेटेस्ट सवाल देखेंगे मेरे दोस्तों, ये रहा सवाल नंबर है 12, करके बताएंगे भाई साहब इस सवाल का क्या आंसर है। टेक्नीशियन, 2023 समबाहु त्रिभुज एबीसी में, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी पर इस प्रकार है कि बीडी बराबर 2DC। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में साइड बीसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी जो है डीसी का दुगना है, बीडी जो है डीसी का दुगना है, यानी कि डीसी की लंबाई 1 है तो बीडी 2 है।
ए बी स्क्वायर, यदि ए बी स्क्वायर बटे रेशियो एडी स्क्वायर बराबर ए बाई बी, ए बी स्क्वायर बटे एडी स्क्वायर ए बाई बी के बराबर है, स्मॉल ए बाई बी। तो आपसे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी पूछा है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। देखो एडी क्या है, सीवियन। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी। अगर ये 2 और 1 3 यूनिट है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो ए बी का स्क्वायर क्या आएगा, साइड ए बी कितना है 3, एडी का स्क्वायर क्या आएगा आप खुद बताओ। कभी ये सीवियन है, ये दोनों तो साइड इक्वल हैं, तो भाई ये दोनों तो इक्वल ही हैं। तो 3 का स्क्वायर -2 इंटू 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम टन 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 टारा। तो 9 बटे और नीचे आ जाएगा 9 - 2 7, 3 का स्क्वायर 9 बटे 7। नीचे क्या आ जाएगा, 9 - 2 7 हो जाएगा ना, 9 बटे 7। सवाल में ये आपको स्मॉल ए बाई बी बोला है। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब 9 + 7 16, नीचे 9 - 7 2, 16 बटे 2 8 इस सवाल का आंसर है सेकंड ऑप्शन 8। बहुत फेमस है मेरे दोस्तों। अगला सवाल लीजिएगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13वां। करो बच्चों, इसका क्या उत्तर है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। भुजा बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी रेशियो बीसी बराबर 2:7। ए बी सी समबाहु, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तीन भुजाएं बराबर है। साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी से बीसी का रेशियो 2:7। साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी रेशियो बीसी 2:7, क्योंकि बीडी की लंबाई 2 है। अगर बीडी की लंबाई 2 है तो बीसी 7 है, बीसी 7 है तो कितना बचा 5। बीडी 2 है तो पूरा बीसी 7 है तो 5 बचेगा ना। बोला एडी की लंबाई 5√39 है। एडी मतलब ये लेंथ एडी 5√39 है। तो आपसे पूछा इस ट्राइंगल की साइड बताओ। साइड अगर ये 2 और 5 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। वैसे भी आंसर 7 का मल्टीपल आना चाहिए था, ये दोनों उत्तर तो है ही नहीं। ठीक है जी। आपको दिया क्या सवाल में, एडी दिया है। अच्छा एडी की लेंथ आएगी कितनी, एडी का जो स्क्वायर होगा वो क्या आएगा रेशियो में। ये तो दोनों बराबर हैं 7 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस ये 2 है, ये 5 है, 2 × 5 यानी क्या आएगा 49 - 10 39। तो एडी का स्क्वायर है 39, तो एडी आ जाएगा √39। भाई एडी का स्क्वायर जो है वो 49 - 10 39 है, तो एडी आएगा √39। सवाल में एडी की वैल्यू बोली है 5√39 सेंटीमीटर। कितने गुना बेटे, 5 गुना। ये वैल्यू 5 गुना है। तो ट्राइंगल की साइड 7 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुना होगी, 7 की वैल्यू भी 5 गुना होगी। 35 सेंटीमीटर सवाल का आंसर था। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, डी। प्री के पेपर में सवाल आया है, हालांकि मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया है। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आए हैं प्री के ही पेपर में 2022 में। ठीक, आगे चलते हैं राम। लास्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 14 है। जवाब दीजिएगा इसका क्या आंसर है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी है, इसकी हर साइड की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए डीबीसी पर एक ऐसा पॉइंट है कि ट्राइंगल एडीसी का एरिया ट्राइंगल एबीडी के एरिया का आधा है। लेट डी बी ए पॉइंट ऑन बीसी। साइड बीसी पर एक पॉइंट डी ऐसा है कि एडीसी का एरिया, यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा कि एडीसी का जो एरिया है वो ट्राइंगल एबीडी के एरिया का आधा है।
एडीसी का एरिया एबीडी का आधा है, एबीडी का आधा, यानी किसका एरिया अगर 2 है तो इसका एरिया 1 है। एरिया की बात हो रही है, एरिया की। एडीसी का जो क्षेत्रफल है वो एडीबी यानी या एबीडी के एरिया का आधा, इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया 1 है। आपको हमने कंसेप्ट पढ़ाया है कि भाई ये क्या है, ये एक सीवियन है। सीवियन बेस को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एरिया डिवाइड होता है। अगर इन दोनों ट्राइंगल के एडीबी और एडीसी इनके एरिया का रेशियो 2:1 है तो बेस का रेशियो भी 2:1 ही होना चाहिए, 2:1 ही होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 3 सेंटीमीटर भुजा बीसी की लंबाई क्या है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को 2:1 में बांटेंगे तो 2:1 ही आ जाएगा, यानी कि लेंथ 2 सेंटीमीटर आ गई, 1 सेंटीमीटर है। 3 को 2:1 में बांटोगे तो 2:1 ही हो जाएगा। आपसे पूछा एडी की लंबाई क्या है, तो एडी की जो लेंथ है बच्चों कितनी आ जाएगी, √। मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, बेसिक बालक क्या करेगा, यहां से परपेंडिकुलर डालेगा पहले फिर करेगा। मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, बिजी आदमी है। तो √3 का स्क्वायर -2 × 1 तो 9 - 2 यानी कि 7 √7 ये आंसर है। बताइएगा, आगे चलें। नेक्स्ट एक और करवा देता हूं, सवाल नंबर है आपके सामने 15। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके तीनों शीर्षों को काटकर, इसके तीनों वर्टेक्स को काटकर एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया, रेगुलर हेक्सागन समषटभुज। समषटभुज का एरिया ट्राइंगल के एरिया का कितना % है। सबसे पहले कंसेप्ट जानो। जैसे अगर आप कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे हमने आपके सामने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। हमने आपके सामने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर हैं, 60 60 60। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर मैं इसमें किसी भुजा के पैरेलल कोई लाइन खींच देता हूं, मैंने इस साइड के पैरेलल ये लाइन खींच दी, ये ट्राइंगल एबीसी है, और मैंने साइड बीसी के समांतर ये एक लाइन खींच दी डी, कोई भी लाइन खींच दो साइड बीसी के समांतर, तो जो छोटा ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल भी इक्विलेटरल ही होगा। भुजा बीसी के समांतर आप कोई लाइन खींचेंगे मेरे प्यारे भाई, वो छोटू ट्राइंगल भी समबाहु ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर हैं। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। संगत कोण यानी कि मेरे प्यारे भाई ये तीनों कोण बराबर होने की वजह से तीनों भुजा भी बराबर होगी। भूल मत जाना, कल की क्लास में कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। तो किसी समबाहु त्रिभुज में अगर आप एक भुजा के पैरेलल दूसरी लाइन खींचोगे तो छोटा ट्राइंगल भी बच्चों इक्विलेटरल ही बनेगा। दूसरा कंसेप्ट, रेगुलर हेक्सागन या समषटभुज। रेगुलर हेक्सागन या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं समषटभुज। समषटभुज का मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं हो। षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला, सम मतलब समान। एक ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं हो और 6 की 6 बराबर हो, उसे हम रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ये एक समषटभुज है। 1 2 3 4 5 6 6 भुजाएं होती है इसमें, और इसको हम रेगुलर हेक्सागन कहते हैं मेरे प्यारे भाई। एक्चुअली रेगुलर हेक्सागन कोई नई चीज नहीं है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है। 6 समबाहु त्रिभुज का सटा के बनाया जाता है। 6 समबाहु त्रिभुज को आपस में जोड़ दो, रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। आपको यहां पे 6 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ये 6 के 6 ट्राइंगल इक्विलेटरल है, समबाहु है। रेगुलर हेक्सागन की इज नथिंग बट 6 समबाहु त्रिभुज। ये 6 के 6 ट्राइंगल जो हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, ये 6 के 6 समबाहु त्रिभुज हैं।
मेंसुरेशन में आपको बताएंगे कि समषटभुज कोई नई चीज नहीं होती, 6 समबाहु त्रिभुज को बस सटा के बना दो, ये आपका रेगुलर हेक्सागन बन जाता है। ये जो सवाल आपके सामने 2017 के मेंस में आया था सीजीएल में, और कैट में 2020 में, और सीडीएस में भी आ रखा है। एक समबाहु त्रिभुज जिसका एरिया 300 है, इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। इसके तीनों शीर्षों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है। समषटभुज का एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का कितना परसेंट है? देखो तीनों शीर्षों को काटा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम भी दे देता हूं एबीसी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर हैं। तीनों शीर्षों को काट के एक रेगुलर हेक्सागन बनाए, कैसे बना होगा? देखो एक तो ऐसे कटा होगा, ये वाला साइड बीसी के पैरेलल, एक ऐसे कटा होगा भाई ये साइड एबी के पैरेलल, और एक ऐसे कटा होगा मेरे दोस्तों साइड एसी के समांतर, साइड एसी के समांतर। तो मेरे प्यारे भाई ये बन गया आपका, देखो ये बन गया आपका रेगुलर हेक्सागन। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है बच्चों रेगुलर हेक्सागन? आप बोलोगे सर क्या मस्त दिखाई दे रहा है सर। 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 साइड बराबर है। अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों इसी के समांतर ही तो खींची गई है, तो ये वाला ट्राइंगल भी तो इक्विलेटरल होगा, ये भी तो इक्विलेटरल होगा। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड बराबर, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं बराबर। भाई इसका मतलब ये जो साइड है रेगुलर हेक्सागन की भी साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है। ये जो साइड है इस रेगुलर हेक्सागन की भी है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी है। ये रेगुलर हेक्सागन की भी साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है। यानी कि कोने में भी तीनों के तीनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए और ये सारी भुजाएं बराबर हो गई, सारी भुजाएं बराबर होगी। रेगुलर हेक्सागन का अपने आप में मतलब है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर हेक्सागन का अपने आप में क्या मतलब है? रेगुलर हेक्सागन का अपने आप में मतलब है 6 इक्विलेटरल, सॉरी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को सटा के बना दिया जाता है। तो आपसे पूछा है ये जो रेगुलर हेक्सागन का एरिया है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का कितना परसेंट है? भाई यहां पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6 के 6 का एरिया बराबर है। तीनों कोने में जो ट्रायंगल बनने वो भी तो तीनों इक्विलेटरल हो गए, पैरेलल लाइन खींचेंगी तभी रेगुलर हेक्सागन बन पाएगा। यानी कि रेगुलर हेक्सागन में 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, और पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल है? 6 और 1 2 3 9, 6/9। 6/9 का मतलब आ गया 2/3। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का 2/3 है। यानी कि 2/3 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 66.66% होता है, और ए ऑप्शन सवाल का आंसर है ए। 1/3 होता है 33.33%। 2/3 को अगर परसेंटेज में, आपसे परसेंटेज में पूछा है ना, 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा लो, 200/3 66.66 आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, कंसेप्चुअल, मैंने आपको समझाया, मजा आया होगा। आज इतना ही, बाकी कल बाय।